नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th और 10th क्लास की जो संस्कृत व्याकरण चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है समास। अब तक हम लोग समास के अंदर जो अव्ययी भाव समास है और जो तत्पुरुष समास है इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको समास जो है अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए चलते सीखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। तो बच्चों देखिए, कर्मधारय जो समास है ये है क्या। जैसे आप लोग ने तत्पुरुष समास वाला वीडियो देखा होगा, तो तत्पुरुष समास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर दो भेद करे थे। एक व्याधिकरण तत्पुरुष किया था और एक समानाधिकरण तत्पुरुष किया था। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है कि जिस समास के प्रथम और द्वितीय पद में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, जिस समास के प्रथम और द्वितीय पद में अलग अलग विभक्तियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। उसे हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। तो हम लोगों ने वो पढ़ चुके हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है, जिसको द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष ऐसे हम लोगों ने पढ़े हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसके कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास, ये समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इसके सूत्र की, तो आप क्या याद रखेंगे, समानाधिकरण, ठीक है, तत्पुरुष कर्मधारय समास। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ध्यान देखिए कि समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास यहां हम लोग देख रहे हैं। यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी जो कर्मधारय समास है उस समास का दूसरा नाम क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये जो समास है कर्मधारय वाला, इसे अगर आपको सीखना है तो देखिए बहुत सारी बातें आपको इससे पहले सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना बेस क्लियर करे आप लोगों को समास क्लियर तो हो ही नहीं सकते। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसके अंदर हम लोग सामान्य तौर पर ये कह देते हैं भाई विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। हिंदी के अंदर अगर हम बात करें भाई कर्मधारय समास किसको कहते हैं कि इसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, इसमें उपमान और उपमेय की प्रधानता होती है कि नहीं होती। तो ये तो होगी जर्नल परिभाषा। जैसे 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके हिंदी में भी मैंने समास पढ़ाए हुए हैं, तो वहां मैंने ये समास क्लियर कराया हुआ है कि हिंदी में आप लोग अगर सीख गए तो फिर संस्कृत बनाना भी बहुत आसान है। संस्कृत के अंदर भी आप लोग समास सीख सकते हैं। तो देखिए यहां इसके बारे में सीखने से पहले इसका एक पहले सूत्र पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण पूर्व, क्या बोल रहा है ये, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। अब ये जो सूत्र है इसका मतलब समझो, ये क्या कहता है कि जिस समास के प्रथम पद में विशेषण हो और दूसरे पद में क्या हो, विशेष्य हो। प्रथम पद में विशेषण और दूसरे पद में क्या हो, विशेष्य। तो आप ध्यान रखिए, इसके नियम लिख देता हूं मैं कि इसमें प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अभी मैं आप लोगों को यह सिखाने वाला हूं कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। ये 2 चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि विग्रह करने पर दोनों पदों में
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करने पर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा लिंग के अनुसार दोनों पदों के बीच में चय असौ या फिर तद असौ शब्द लिखते हैं। अब यह भी ध्यान रख लीजिए, जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा तब तो क्या लगाएंगे, चय असौ। और जब नपुंसक लिंग होगा तब क्या लगाएंगे, तद असौ। अभी मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन इससे पहले देखिए ये क्या कह रहा है कि इसमें पहला पद क्या होगा बच्चों, विशेषण। पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। और जब विग्रह करेंगे तो इन दोनों पदों के बीच में क्या लगाएंगे, या तो चय असौ लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, तद असौ। क्या लगाएंगे, तद असौ। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां तक जो चीज पढ़ी है, पहले ये नियम समझे। नियम को समझाने के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, और उसके बाद में उदाहरण दे करके उनका विग्रह करने का तरीका बताऊंगा। तो आप लोग एक तो पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, साथ ही आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, ढंग से समझने की कोशिश करो। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी जीवन में कर्मधारय समास को नहीं भूल सकते, आप हिंदी में नहीं भूल सकते और ना ही संस्कृत में भूल सकते हो। दोनों ही जो लैंग्वेज हैं उनके अंदर मैं आपको ये क्लियर करवाने वाला हूं बहुत अच्छे ढंग से, तो जुड़े रहें अच्छे से। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो कर्मधारय समास है इसमें प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, और विग्रह करने पर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं तथा दोनों पदों के बीच में या तो चय असौ लगेगा या फिर तद असौ लगेगा। चय असौ कब लगेगा, जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द होंगे, यहां पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के शब्द होंगे तब तो क्या लगेगा, चय असौ। और अगर नपुंसक लिंग का शब्द होगा तो क्या कहलाएगा, तद असौ। कौन, विशेष्य। अब सबसे पहले विशेषण समझो क्या होता है बच्चों। देखो जैसे विशेषण की बात हो रही है, विशेषण क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सामान्य तौर पर यह जानते हो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम शब्द की क्या बताएगा, विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषता, विशेषण। और ये जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे वो क्या होंगे, विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। तो इसमें दो चीज आ गई कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। भाई विशेषण का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो विशेषता किसकी बताई जाती है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे वो तो क्या कहलाएंगे, विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। तो एक बार यहां पर ध्यान से देखिए, यहां लिख देते हैं कि ये तो हो गए विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द ये तो क्या कहलाएंगे, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं
वो क्या कहलाएगा? विशेष से। वो क्या कहलाएगा? विशेष से। तो विशेषता किसकी बताते हैं ये? या तो संज्ञा शब्द की बताते हैं या फिर किसकी बताते हैं? सर्वनाम शब्द की बताते हैं। समझ बैठे ना? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? विशेषण। क्या कहलाते हैं वो? विशेषण। अब आप इसको ऐसे सीखिए कि जो विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? गुणवाचक। कौन सा होता है? गुणवाचक। दूसरे नंबर पर जो होता है संख्यावाचक होता है, और तीसरे नंबर पर कौन सा होता है? परिमाणवाचक होता है। कौन सा होता है? परिमाणवाचक होता है। ठीक है। और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है संकेतवाचक। कौन सा होता है? संकेतवाचक होता है। ये होती है स्थिति। तो देखिए, जब मैंने आपको शब्द रूप वाला टॉपिक करवाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो विशेषणवाची शब्द होते हैं उनके जो रूप चलेंगे, उनके जो रूप चलते हैं वो किसके अनुसार चलते हैं? विशेष्य के अनुसार चलते हैं। और विशेष्य का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, गुणवाचक विशेषण की अपन बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दिशा, स्वाद इत्यादि की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं वीर बालक। क्या बोल रहा हूं मैं? वीर बालक। अब ये जो वीर बालक है तो इसमें जो वीर शब्द है ये तो क्या है? विशेषण। ठीक है। और बालक क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषता बता रहा है ये? बालक की। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं सफेद गाय। ठीक है। अब सफेद गाय है तो यहां पर जो सफेद है ये तो क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। और ये गाय क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया ये? विशेष्य। ठीक है। अगर अपन कह रहे हैं काली गाय तो ये काली क्या है? विशेषण है। और गाय क्या हो गया? विशेष्य। लेकिन अपन कह रहे हैं काला घोड़ा, अगर ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार चलेगा। तो एक चीज और सीखें कि जो विशेषणवाची शब्द हैं, जो विशेषणवाची शब्द हैं उनका लिंग और उनका वचन हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। विशेषणवाची जो शब्द होते हैं उनका लिंग और उनका वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेष्य के अनुसार होते हैं। तो हमारा विशेष्य जैसे ये स्त्रीलिंग था तो ये स्त्रीलिंग के अनुसार काली बन गई। ऐसी विशेषण जो है ये हमारा क्या है? पुल्लिंग में है तो ये पुल्लिंग के अनुसार बन गया। तो कुल मिलाकर जब हम लोग यहाँ संस्कृत के उदाहरण पढ़ेंगे तो विशेषणवाची शब्दों में जब विभक्तियां लगाएंगे, मैंने क्या कहा कि भाई दोनों पद हैं, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। विग्रह करेंगे दोनों पदों में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो प्रथमा विभक्ति तो लगेगी लेकिन वो विभक्ति विशेषणवाची जो शब्द होंगे, विशेषणवाची जो शब्द होंगे उनमें प्रथमा विभक्ति लगेगी लेकिन विशेष्य के अनुसार लगेगी। विशेष्य अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग के अनुसार लगेगी और विशेष्य अगर स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के अनुसार लगेगी। जैसे एक उदाहरण यहां समझो, जैसे मैं लिख रहा हूं कृष्ण सर्प है। ठीक है। तो यहां सर्प जो है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसके रूप राम के अनुसार चलाएंगे क्योंकि अकारांत है। तो इसी तरह से ये कृष्ण शब्द में भी पुल्लिंग के अनुसार लगेगा। जैसे अपन इसको लिखेंगे तो कृष्ण है च असौ सर्प है। कृष्ण है च असौ सर्प है, यानी कि काला सांप। अगर इसको हिंदी में अपन करें काला सांप, ठीक है। और हिंदी में जब विग्रह करेंगे तो कैसे लिखते हैं? काला है जो सांप। ठीक है, काला सांप। ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को अपन यूं लिखेंगे कृष्ण लता, क्या लिखेंगे अपन? कृष्ण लता। अब कृष्ण लता शब्द तो कृष्ण ही है, लेकिन अब इस कृष्ण शब्द के जो रूप चलेंगे वो लता के अनुसार चलाने पड़ेंगे क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो अपन इसका जब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? काली है जो लता, यानी कि बेल। काली है जो बेल, ऐसे लिखेंगे।
लेकिन इसी को जब संस्कृत बनाएंगे तो लता के रूप कैसे चलते हैं, लता, लते, लता। तो लता शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होती है, लता होती है। तो इसी तरह कृष्ण शब्द की जब स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगी, कृष्णा, च, असौ और लता। तो ये कृष्ण शब्द है, लेकिन पुल्लिंग के अनुसार अगर इसका विशेष्य पुल्लिंग में था तो ये पुल्लिंग के अनुसार चला। इसका विशेष्य ये जो स्त्रीलिंग में है तो ये स्त्रीलिंग में। अगर इसी चीज को अपन यूं बना देंगे, कृष्ण फलम, क्या बना देंगे, काला फल। तो अब देखो इसका काला फल है तो इसके रूप जब चलाएंगे तो क्या चलाएंगे, कृष्णम नपुंसकलिंग होगा तो क्या लगाना है, तद लगाना है, कृष्णम तद असौ और फलम। तो देखो कृष्णम फलम, आ रही नहीं आ रही। यानी कि एक चीज समझिएगा, उदाहरण अपन पढ़ेंगे अभी से, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हुए चलते हैं कि विशेषण का जो लिंग होगा वो किसके अनुसार आएगा, विशेष्य के अनुसार आएगा। यानी कि विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषणवाची शब्द कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। तो ये जो समास है, ये पहला अपन पढ़ रहे हैं, ये पहला सूत्र पढ़ रहे हैं अपन, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कौन सा सूत्र क्लियर कर रहे हैं, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। यानी कि इस समास में पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा, और विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, और दोनों पदों के बीच में क्या जोड़ना है, च असौ या फिर तद असौ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होगा विशेष्य। विशेष्य अगर हमारा विशेष्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तब तो लगेगा च असौ, और अगर विशेष्य नपुंसकलिंग है तो फिर लगेगा तद असौ। फिर क्या लगेगा, तद असौ लगेगा। समझ में बैठ रही है बात यहाँ तक। और विशेषण शब्द आप जानते ही हो कि ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं, अपन कह रहे हैं वीर बालक हो गया, कायर बालक हो गया, डरपोक बालक हो गया, महान बालक हो गया, बड़ा बच्चा हो गया, छोटा बालक हो गया, ऐसा अपन बात कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, बता रहे नहीं बता रहे, अपन गर्म पानी, ठंडा पानी, ठीक है, ऐसे बताते हैं। तो कहने का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। तो चलिए अब उदाहरणों को समझते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे जब विग्रह करेंगे, और बीच में च असौ या तद असौ लगाना है। ये मैंने यहां पर भी नोट कर दिया है। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो ये लगना है, और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो इस तरह से लगना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए ये जो उदाहरण है ये बहुत बार पूछा जाता है, कृष्ण सर्प है। क्या पूछा जाता है, कृष्ण सर्प है। अब इसका विग्रह करेंगे, तो इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो कैसे कर रहे हैं, कृष्ण है, च असौ सर्प है, कृष्ण है, च असौ सर्प है। अब देखिए यहां ये कई बार जुड़ करके भी आ जाता है, यानी कि ये च असौ लिखा आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये च ए और ए मिलकर आ हो जाता है ना, दीर्घ संधि हो जाती है, तो ये जुड़ करके भी आ जाता है, कृष्ण है, च असौ सर्प है, ऐसे भी लिखा आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरह से ये लिखा जाएगा, कैसे नहीं लिखा जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कृष्ण है, च असौ सर्प है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये च असौ जो है जुड़ के भी आ सकते हैं अलग अलग, तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहे हैं पीताम्बरम, क्या कह रहे हैं, पीताम्बरम। अब देखो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र, यानी कि कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, पीले रंग के कपड़े हैं। अब ध्यान रख लेना पीताम्बर शब्द जो है एक बहुब्रीहि समास में भी आएगा, पीले हैं वस्त्र जिसके वह, तो वहां आप ध्यान रखने का कि यहां तो ये नपुंसकलिंग में पद दिखाई दे रहा है, और वहां पर ये पद जो है पुल्लिंग में दिखाई देगा। तो अब अपन बहुब्रीहि समास में चलेंगे तो वहां पर इसका अंतर क्लियर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको सीखें। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, पीतम नपुंसकलिंग आ गया, नपुंसकलिंग आ गया तो क्या लगाएंगे, तद। तो पीतम तद असौ और अंबरम, क्या लग जाएगा, अंबरम। तो पीले हैं जो वस्त्र, ठीक है, पीताम्बरम हो गया।
इधर देखिए श्वेत वस्त्रम। अब श्वेत वस्त्रम मतलब सफेद कपड़े, तो कैसे लिखेंगे? श्वेतम तद असौ वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम हो गया। ठीक है। नीलोत्पलम, क्या लिख रहे हैं? नीलोत्पलम। अब नीलोत्पलम का करेंगे नीलम तद असौ उत्पलम। नीला है जो कमल, ठीक है ना, नीला है जो कमल। अगर आपसे कह रहे हैं कृष्ण लता, क्या लिखा है? कृष्ण लता, तो क्या लिखेंगे? कृष्णा चय असौ लता, कृष्णा चय असौ लता। काली है जो बेल, क्या लिखेंगे? काली है जो बेल। देखिए हरित मृचिका, हरित मृचिका यानी कि हरी मिर्ची, हरित मृचिका मतलब हरी मिर्ची। तो क्या करेंगे? हरिता चय असौ और मृचिका, हरी है जो मिर्च, हरित मृचिका, हरी मिर्च हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो रक्त अंबुजम, एक उदाहरण और लिख लीजिए, रक्त अंबुजम, रक्त अंबुजम, रक्त मतलब लाल, अंबुजम मतलब कमल, लाल है जो कमल। तो यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे? रक्तम, क्या लिखेंगे? रक्तम तद असौ और अंबुजम, रक्तम तद असौ अंबुजम। इस तरीके से आप लोग इसका क्या कर सकते हैं? विग्रह कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिए इसके और नियम चलेंगे। ये नियम चल गया, एक इसमें चलना है आपको निंदा अर्थ में। पहला अर्थ लिख देते हैं, किसमें लिखना है? निंदा अर्थ में। ठीक है। और निंदा अर्थ में देखिए कु या फिर कद या फिर किम या फिर का, ऐसे शब्द आ जाएं। ठीक है। ये सारे प्रथम पद में मिलेंगे आपको। निंदा अर्थ में अगर कु कद किम का प्रयोग किया जाता है तो इनके अनुसार, विशेष्य के अनुसार आप लोग इसको चेंज कर लेंगे। पुल्लिंग होगा तो क्या बनाएंगे? पुल्लिंग होगा तो लिखेंगे कुत्सिते, क्या लिखेंगे? कुत्सिते। और स्त्रीलिंग होगा तो क्या करेंगे? कुत्सिता। और नपुंसक लिंग होगा तो क्या करेंगे? कुत्सितम, क्या करेंगे? कुत्सितम। अब इसको समझो, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। ये अर्थ ही तो बता रहे हैं। कु का मतलब बुरा या खराब, कु का मतलब क्या होता है? खराब या बुरा। यानी कि जब कु शब्द का प्रयोग या इनके जो समानार्थी शब्द हैं, इनके समान अर्थ देने वाले जो शब्द हैं, और जब उसका निंदा अर्थ में, किसी की बुराई करने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, तो उस समय कर्मधारय समास होता है। तो आपने करना क्या है? किसी भी शब्द के आगे कु कद किम का अगर ऐसे शब्द जुड़े हुए मिल जाए तो वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कुपुत्र है, क्या लिख रहा हूं? कुपुत्र है। तो कुपुत्र दिख रहा है, कु की जगह क्या लाना है? कुत्सित। अब देखो विशेष्य क्या है? पुल्लिंग है। विशेष्य क्या है? पुल्लिंग है। तो इसलिए पुल्लिंग का शब्द लिखेंगे कुत्सित। तो अपन इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? कुत्सित है चय असौ पुत्र है, बुरा है जो पुत्र, खराब है जो पुत्र। लेकिन अगर इसी चीज को अपन यूं कर दें कुनारी, क्या बना दिया? कुनारी। तो इसको जब करेंगे तो क्या करेंगे? कुत्सिता। इसको क्या करेंगे? कुत्सिता चय असौ नारी। ठीक है। और अगर इसी चीज को देखो यूं कर दें कद अनम, कद अनम, कद ले लिया, अन ले लिया, खराब भोजन, कद मतलब बुरा भोजन, खराब भोजन। तो देखो क्या करेंगे? कुत्सितम, क्योंकि नपुंसक लिंग है। तद असौ अन्नम, खराब है जो अन्न। ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। कुपुरुष, कु राजा, तो क्या बना देंगे? कुत्सित, कुत्सित है चय असौ और पुरुष है, का पुरुष है, का पुरुष है ऐसा जाए। कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, तो अपन कह सकते हैं कुत्सित है जो पुरुष है, का भी लगा सकते हो। किम राजा, ऐसे अगर आ जाए, देखो ये उदाहरण आता है किम राजा, तो इस किम राजा को क्या करेंगे?
कुत्सित है, चय असौ और राजा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। पहले इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने रजिस्टर में एज इट इज नोट करना है। सबसे पहले आपने लिखना कर्मधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कर्मधारय समास है उसी का दूसरा नाम क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास है। और इसके अंदर पहला सूत्र पड़ा है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। विग्रह करेंगे, दोनों पदों के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और दोनों पदों के बीच में क्या लगाएंगे, चय असौ या तद असौ। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगी तो चय असौ और नपुंसक लिंग होगी तो क्या लगाएंगे, तद असौ लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप ये उदाहरणों को अच्छे से समझ सकते हो। जैसे ये पहला नियम बताया है, ऐसे अभी इसके 2 नियम और बाकी हैं। फिर हम लोग उपमान और उपमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और फिर हम लोग सीखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे हमारा पहला ये चल रहा है अभी, तो ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय यही चल रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने पहला जो नियम है वो पढ़ लिया है कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों में प्रथम विभक्ति लगाते हैं। उसमें निंदा अर्थ पढ़ा था, पहला कौन सा रूल पढ़ा है, निंदा अर्थ में पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, निंदा अर्थ में। तो निंदा अर्थ में कौन कौन से दिखेंगे, कु, कद, का और किम, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब दूसरा रूल देखिए, जब सुंदर अर्थ की बात होगी, किसकी बात होगी, सुंदर अर्थ में, सुंदर अर्थ में किसका प्रयोग किया जाएगा, सु अव्यय का प्रयोग करा जाएगा, सु का प्रयोग करा जाएगा। तो आप जब विग्रह करेंगे तो वही स्थिति होगी, पुल्लिंग के अनुसार क्या लिखेंगे, सुंदर है, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, सुंदराहा, और नपुंसक लिंग में क्या लिखेंगे, सुंदरम। क्लियर हो गया। और बीच में रूल वही चलेगा, सेम चलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं सुबालके है, सुबालके, अब क्या करेंगे इसको, सुंदर है, चय असौ बालके है, सुंदर है, चय असौ बालके। तो क्या बन गया, ये सुंदर बालक बन गया। इसी तरह मान लीजिए अपन कह रहे हैं सुपुत्र है, सुपुत्र है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सुंदर, सुंदर है, चय असौ पुत्र है, ठीक है। और अगर इसी को अपन यूं कर दिया सुबालिका, अगर स्त्रीलिंग में बना दिया तो क्या बन जाएगा, सुंदरा, चय असौ बालिका, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह तीसरा जो रूल है कि अगर आपको किसी शब्द के साथ सत, महत, परम, उत्तम और उत्कृष्ट शब्द हों, तो यानी कि अगर आपको किसी भी शब्द से पहले इनमें से कोई सा भी शब्द दिखाई दे जाए तो वहां पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब वही बात है, पुल्लिंग में जब होएगा तो बच्चों क्या होगा, सन, स्त्रीलिंग में क्या बन जाती है, सती, क्या बन जाती है ये, सती, और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, सत। ऐसे ये जो महान शब्द है, इस महान शब्द के अंदर आप क्या लिखेंगे, जैसे यहां लिख देता हूं, ये तो सत के लिए लिख रहे हैं, महत के लिए अपन क्या करना है, पुल्लिंग होगा तो क्या लिखेंगे, महान, स्त्रीलिंग होगा तो महती, और नपुंसक लिंग होगा तो क्या लिखेंगे, महत, क्या लिखेंगे, महत लिखेंगे। ऐसे परम, उत्तम, उत्तमा, उत्कृष्टा ऐसे लिखते चलेंगे। तो कुल मिलाकर यहां ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण अपन पढ़ते हैं, महापुरुष है, क्या उदाहरण पढ़ा। अब इसमें उदाहरण रटो मत, केवल ये रूल दिमाग में रखो, भाई महापुरुष है, महाविद्यालय, महादेवी है, महापुरुष है, महर्षि है, ऐसे बोलते हैं ना, महात्मा है, महादेव है, महेश्वर है, बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे परमात्मा है, परमेश्वर है, परम पिता है, परम पूजनीय है, परम आदरणीय, ऐसे परम शब्द लगाते हैं। किसी भी शब्द से आगे ये वाले शब्द दिखाई दें तो विग्रह करने का तरीका यही रहेगा कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगानी है, विग्रह करने पर चय असौ या तद असौ लगाना है। विशेष्य के अनुसार लिंग लगेगा, विशेष्य पुल्लिंग में तो पुल्लिंग के अनुसार, अब ये पुल्लिंग में तो पुल्लिंग के अनुसार। इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, देखो मैंने बताया ना, पुल्लिंग में महान, स्त्रीलिंग में महती और नपुंसक लिंग में। तो अपन जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, महान, चय असौ पुरुष है,
महान है जो पुरुष। अगर इसी चीज को अपन यूं कहते हैं महात्मा, तो क्या करेंगे, महान चय असौ और आत्मा, महान है जो आत्मा। अगर यहां कह रहे हैं देखो सन्नारी, ठीक है, तो सती चय असौ नारी, अच्छी है जो नारी, सन्नारी होगी। अगर अपन कह रहे हैं सन्मार्ग है, क्या लिख रहे हैं, सन्मार्गे, तो सन चय असौ मार्ग है, अच्छा है जो मार्ग हो गया। ठीक है, इसी तरह के उदाहरण यहाँ और लिख देते हैं। जैसे अपन लिख दिया परम पिता, क्या लिख दिया, परम पिता, तो परम है चय असौ और पिता, वैसे हो जाएगा। इसी तरह अगर बना दिया उत्तम पुरुष है, तो क्या करेंगे, उत्तम है चय असौ और पुरुष है। इस तरीके से आप लोग इन सारे उदाहरणों को अच्छे से सीख सकते हो। तो ये कर्मधारय समास जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना बच्चों। अभी इसके 2 सूत्र और बाकी हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय और उपमानोत्तर पद कर्मधारय। ये जो समास है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कंप्लीट होगा, क्योंकि हम केवल आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो आधे घंटे का जो वीडियो है उसी बना रहे हैं। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से सीखें, पढ़ें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ताकि आपको समास अच्छे से क्लियर हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास को लेकर के, इस समास को पूरा कंप्लीट करके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।